नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सीएम योगी ने आज ग्रेटर नोएडा में देश की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री का सीएम ने उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने करीब 300 वर्कर्स के साथ ही यह संवाद किया। वहीं इस फैक्ट्री में 3000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कुछ न कुछ निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। आज प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पूरब की हो या बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी हो, पश्चिम से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर हुई है। प्रदेश के अंदर हमने एयर कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर किया है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट मात्र क्रियाशील थे, आज उस उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे वर्तमान में कार्य चल रहा है और इस वर्ष के अंदर तक उत्तर प्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। भारतीय रेल की दृष्टि अगर हम देखते हैं तो रेल का सबसे बेहतरीन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर है। 16,000 किलोमीटर का रेलवे का नेटवर्क है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उनका जंक्शन भी इसी जनपद के अंदर प्रदेश में है। यानी प्रदेश की इन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ वाटरवे की संभावनाओं को भी, देश का पहला वाटरवे नंबर 1 इनलैंड वाटरवे यह उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है और शीघ्र ही प्रदेश के अंदर अपना स्टेट का इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी भी गठित होगा, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर जल मार्गों के माध्यम से कार्गो की सुविधा को आगे बढ़ाने की इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा जिले के दौरे पर हैं। सीएम ने सेक्टर 21 के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जिले की 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने नोएडा में महिला सुरक्षा को लेकर 4 पिंक बूथों को भी उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले पर रौंदा था, आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है, तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हमें विकास के बारे में जो सकारात्मक सोच प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज गौतम बुद्ध नगर जनपद में मैं स्वयं इसी बात को लेके आया हूं। विगत 6 वर्ष में यहां के परसेप्शन को बदला है। यहां पे बड़े बड़े कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, निवेश आ रहा है और गौतम बुद्ध नगर जनपद एक बार फिर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना अथॉरिटी के माध्यम से अपनी आभा को देश के अंदर और वैश्विक मंच पर फिर से वो छाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में इस जनपद ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान विगत 6 वर्ष के अंदर देने का कार्य किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की बीजेपी सरकार लोगों को बोलने नहीं देती और बोलने पर लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में आज भी इमरजेंसी चल रही है। कांग्रेस सरकार की इमरजेंसी से भी ज्यादा हालात आज खराब हैं। इमरजेंसी के सवाल पर बहुत से लोगों के साथ परेशानियां पैदा की गई थी इमरजेंसी के दिन, और आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी। वो तो एक
पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इस सरकार पर। सरकार के 9 साल पूरा होने पर गाजीपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से जूनियर खिलाड़ी आकाश पाल के घर पहुंची और मुलाकात की है। पटना में विपक्षी दलों की हुई बैठक पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बयान देते हुए कहा कि विपक्षी दल पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उनका सिर्फ यह एक्सपेरिमेंट ही रह जाएगा। देश में आपातकाल को लगे हुए अरसा बीत गया, लेकिन आपातकाल के दंश को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। आपातकाल कांग्रेस के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसको लेकर आज भी हमला किया जाता है। इसी मुद्दे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार गोस्वामी से खास बातचीत की है जनता टीवी ने। 25 जून 1975 में ऐसा क्या हुआ कि लोग आज भी याद करते हैं। इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिस समय इमरजेंसी लगी उस समय लोग किस हालात में थे, कौन कहां रह गया, ये मंजर आज भी याद करते हैं लोग। बहुत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हैं। सर, आप उस समय पत्रकारिता कर रहे थे, आपके नॉलेज में पूरी ये घटना है, किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई। कांग्रेस कहती हालात ऐसे थे, भाजपा आज काला दिवस मना रही है। देखिए, उस समय मैं आया था, तब आज मैं एक ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में था, लेकिन उस मंजर को, उस घटनाक्रम को नज़दीक से देखा राजधानी लखनऊ में, चूँकि यहाँ एक पत्रकारिता की शुरुआत की थी। इससे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब ये अचानक इमरजेंसी की जानकारी लगी तो लोग हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ। चूँकि इंदिरा जी को जो मुकदमा था, जो उनके ऊपर चला था, उसमें उनको गिरफ्तारी की बात थी, ये सारी चीज़ें थी, तो उसको लेके जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको और विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से इंदिरा जी को चौतरफा घेरे हुए था। ये भी मुझे याद है कि उस समय संजय गांधी का अपना एक रुतबा था और संजय गांधी एक पैरेलल, अगर ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि एक पैरेलल सत्ता के रूप में वो काम कर रहे थे और उनका दबदबा इंदिरा जी से कम नहीं था, बल्कि रुतबा उनका और बढ़ता जा रहा था और लोग उनके पीछे जुड़ रहे थे। उसी बीच में जब ये इमरजेंसी लगी तो राजधानी लखनऊ में एकदम सारे लोग भौचक्के रह गए कि आखिर ये क्या हुआ, ये कैसे लगा, जबकि कोई ऐसे हालात नहीं थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिसमें आपातकाल जैसा थोपा जाना चाहिए था। वो एक राजनीतिक निर्णय मैं मानता हूँ कि वो एक कांग्रेस का राजनीतिक या इंदिरा जी का राजनीतिक निर्णय था कि कैसे हम अपनी सत्ता को बचाए रखें और कैसे हम इन चीज़ों से निपटें तो जो विरोधी स्वर हैं वो शांत हो जाएं। उसी दौरान रात को ही भारतीय जनता पार्टी के लालजी टंडन, अवस्थी जी थे, राम प्रकाश गुप्ता थे, ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घरों से जाके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो एक पूरी प्लांट बैनर में मुझे लगता है ये था कि पूरी सूची बना ली गई थी कि किन किन लोगों को उठाना है, किन किन लोगों को जेल में बंद करना। और सबसे ज़्यादा हास्यास्पद ये था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए कि ये पोल पर चढ़ के बिजली का तार काट रहे थे। तो ऐसे घटिया दर्जे के आरोप में लगा के उनको, और उस समय DIR था, मीसा वगैरह या वो तो था ही, इस समय ये सब नहीं था जो अब नए कानून बन गए हैं। उस समय DIR में इनको बंद कर दिया गया, जिसमें जमानत होना भी मुश्किल था और एक लंबे समय तक ये राजनेता बंद रहे। उसी दौरान आज अखबार में ही हमारे ब्यूरो चीफ थे राजनाथ सिंह सूर्य, जो भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हुए, उनकी भी गिरफ्तारी की वो हुई। लेकिन चूंकि अखबार के अब आज की स्थिति जैसी अखबारों की वैसी तो नहीं थी, तब अखबार वालों का अपना एक रुतबा भी होता था, अखबार वालों की एक धमक भी होती थी, अखबार वालों का अपना एक पकड़ भी होती थी, सारे संपर्क भी होते थे। तो किसी तरह से उनको पता लग गया कि आप भी उस जद में हैं, क्योंकि वो भी प्रो
बीजेपी मेंटलिटी के या मानसिकता के थे। मुझे जब याद है तो फिर वो घर से बाहर हो गए और उसके बाद ये भी बात बाद में सामने आई कि उस समय संजय गांधी के बहुत करीबी थे अकबर अहमद डंपी। डंपी से राजनाथ सिंह के संबंध ठीक थे, मधुर थे। फिर डंपी को अप्रोच किया गया और डंपी ने संजय गांधी से या इंदिरा जी से बात करके फिर उनको वहाँ से उसमें उनकी गिरफ्तारी से वो बच पाए थे। सर, ये एक पॉलिटिकल उठापटक है, लेकिन हम उस हालात को जानना चाहते हैं, क्योंकि उस समय ना बहुत ज्यादा लोगों के पास टेलीफोन हुआ करते थे, एक दूसरे से संपर्क का साधन कम होता था, ये चिट्ठी होती थी। उस समय जो जहां था वहीं रह गया, तो वो कनेक्टिविटी कैसे हालात में गुजरे लोग जो दिन पर दिन सुबह दिन भर मेहनत करता था, शाम को उसकी जीवन यापन चलता था, उनके किस तरीके से हालात वहां उस समय थे? नहीं, देखिए, जो लोग जीवन यापन किया, गरीबों की बात है, वो तो अपनी जगह, उनका तो कोई बहुत दुष्प्रभाव उन पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो अपना काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे। चूंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था और पॉलिटिकल रूप में, एक राजनीतिक रूप से ये लगाया गया था, तो इस वजह से उस समय न मोबाइल थे न कोई और दूरसंचार के, खाली टेलीफोन थे। तो टेलीफोन से, लेकिन चूंकि इतनी प्लान्ड मैनर में चारों तरफ छापेमारी हुई, जिन जिन लोगों को उठाना था उनकी, पहले जैसा कि मैंने बताया कि उनकी पूरी लिस्ट बना दी गई थी, उस हिसाब से उनके घरों पर एक साथ छापेमारी की गई या एक साथ वहां से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई कि सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसलिए बहुत गिरफ्तारी की जानकारी बाद में लग पाई कि वो गिरफ्तार हो गए, ये गिरफ्तार हो गए। फिर लोगों को जब जानकारी लगी तो लोगों ने संपर्क साधने शुरू किए और तब एक्टिविटीज बढ़ी कि कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया। इतना ही नहीं, प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। लेकिन सर, कांग्रेस तो कहती हालात ऐसे थे, इस वजह से लगानी पड़ी, देश को बचाया इमरजेंसी लगा के। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई इस हालात देश में पैदा हो गए थे। हाँ, राजनीतिक हालात या कांग्रेस के लिए हालात जरूर पैदा हो गए थे, क्योंकि इंदिरा जी का प्रखर विरोध हो रहा था और उस नाते एक पॉलिटिकल, मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल था। एक देश में न कोई पाकिस्तान का हमला था, न कोई चाइना का हमला था, न कोई गृह युद्ध की स्थिति, न दंगे फसाद की स्थिति, ऐसी मेरी जानकारी में तो नहीं है। लेकिन चूंकि लगाया है तो उसका जस्टिफिकेशन तो आदमी देगा ही अपने हिसाब से, और उसको देना चाहिए। लेकिन सच ये है कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लगाया गया था। कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस को चारों तरफ से घिरी हुई थी और विपक्ष हमलावर था, तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ये किया गया था। इसमें कहीं मुझे कोई शंका या संशय शुबह नहीं है। एक सवाल पॉलिटिकल सर है, 1975 की बात है, 25 जून, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध आज भी करती है और आज काले दिवस के रूप में मना रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो तो सारा विपक्ष इसकी आलोचना करता रहा और सारा काले दिवस के रूप में उसको मनाया भी जाता रहा। बीच में कोई इतने वर्ष, दशक गुजर गए तो वो चीज़ एक डाइल्यूट हो गई। लेकिन अब चूंकि 24 के चुनाव हैं और कांग्रेस केंद्र में है जो विपक्षी एकता के, तो इसलिए अब ये भी एक राजनीतिक वो है कि अब पूरे देश में सारे लोग भाजपा के लगेंगे। ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसका विरोध है। इसमें भी एक पत्रकार के नाते जो सच है वो यही है कि इमरजेंसी में कोई हालात ऐसे नहीं थे कि जिसमें इमरजेंसी लगाई जाए, और ये जिस ढंग से मनाया जा रहा है, जिस ढंग से आप देखेंगे कि 25 को मनाया जाएगा, वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इसका विरोध किया जा रहा है। वरना तो इसमें प्रचुर विरोध किया और सब विरोध कर रहे हैं और सब उसको काला धब्बा मानते हैं। इवन कांग्रेस के लोग भी ये स्वीकार करते हैं कि ये निर्णय इंदिरा जी का उचित नहीं था। उसके बाद भी और उस दौरान भी, चूंकि अखबार के दफ्तर में कांग्रेस के लोग आते रहते थे, तो बाद में जब ये घटनाक्रम हुए और जब उनसे इसकी आलोचना की गई और कहा गया ये गलत है, तो कांग्रेस के लोग भी कहते थे, उस समय भले ही दबी जबान से कहते थे, लेकिन ये वो भी स्वीकार करते थे कि ये गलत है। तो ये दोनों, आज का विरोध भी और लगाया जाना भी, दोनों पॉलिटिकल एजेंडे के हिस्से हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, जो लोकतंत्र का गला घुटा, उसकी भी तुलना अगर कर ली जाए तो समीचीन होगा।
उस दौरान भी हम अखबारों को ये निर्देश दे दिए गए थे, मालिकों को, एडिटर्स को। मालिकों को उस समय तो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं थी, एडिटर्स को ये हिदायत दे दी गई थी कि कोई भी समाचार जब तक उसको जिलों में डीएम या सूचना अधिकारी और यहाँ पर डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, और उस समय मुझे याद है कि सरला साहनी जी डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, तो वहाँ उनको समाचार उनको दिखा के कि मैडम क्या ये समाचार जा सकता है, क्या ये समाचार देने योग्य है। तो चौथा स्तंभ जो देश का है, लोकतंत्र का बड़ा स्तंभ है, उसकी ये दुर्गति हो गई थी कि वो कोई भी अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं लिख सकता था, या वो अगर चाहे दे दे। और मुझे याद है कि एक समाचार पत्र ने जब ये लगा था तो दूसरे दिन उसको ब्लैंक एडिटोरियल जो होता है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के ब्लैंक उसमें कर दिया गया था और उसका उसने विरोध किया था। लेकिन बाद में फिर ऐसे दबाव बने, ऐसे हालात पैदा हो गए कि समाचार पत्रों को या वहाँ के संपादक को या जो भी रिपोर्टर थे वो समाचार जो लिखते थे वो लिखने के बाद वो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के यहाँ जाते थे और वहाँ से फिर जब अप्रूव होके आते थे। और ये भी याद है कि बहुत से ऐसे समाचार जो कुछ जर्नलिस्ट थे कि जो कहीं बिटवीन द लाइंस लिख दिया करते थे या उसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी का प्रभाव मीडिया पर भी पड़ा, मीडिया पे जबरदस्त पड़ा। मैं समझता हूँ दो ही लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, या तो शुक्रिया सर। ये कहा जा सकता है कि कभी कभी जल्दबाजी के फैसले गलत हो जाया करते हैं और यही वजह है कि इंदिरा जी के सरकार में इमरजेंसी का फैसला आज भी लोग गलत मानते हैं और जल्दबाजी का फैसला मानते हैं। हालांकि हालात भले ही कुछ भी हो, लेकिन अभी भी जो जानकार या विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि जल्दबाजी का फैसला था। आज भी इंदिरा के जो तमाम जो मंत्री या फिर कांग्रेस सरकार में लोग थे या फिर मीडिया कर्मी थे वो भी इस बात का जिक्र करते हैं। कबसन रियाद के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।